हेलो फाल्कन्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं फाल्कन्स बायोलॉजी 11th राइज टू रैंक का पहला चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। अब हमने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बता दिया था कि कैसे हम आपका पूरा जो सिलेबस है वो दिसंबर तक कवर कर देंगे और उसके बाद 2 महीने आपको मिलेंगे रिवीजन के लिए। अपनी एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा विथ IMPs और डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो चलिए आज से शुरू कर देते हैं हम चैप्टर 1 से जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। अब सबसे पहले यहाँ देखिए कि इसका नाम क्या है। सबसे पहले आप कुछ भी पढ़ो ना तो यही सबसे स्ट्रेटजी बनाओ कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब देखो जो पूरा चैप्टर है वो तुम पूरा का पूरा 3-4 बार पढ़ोगे ना तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं जब पढ़ रहा हूँ नई चीज़ें निकलती जा रही है। कि मैंने एक बार पढ़ा था ये चैप्टर तो इसमें मैंने कुछ देखा, चलो मुझे 30% समझ में आया कि मैंने फर्स्ट बार लेक्चर देखा और खुद से पढ़ा। फिर आप जब नोट्स बनाओगे तो और 20% ऐड होगा कि आपको कुछ नया जानने को मिल रहा है। तो ऐसे ही आप जितनी भी बार पढ़ोगे ना, जितना आप रिवाइज करोगे कोई भी चैप्टर तो हर बार नया कुछ तो जानने को मिलेगा कि जो पिछली बार से आपके नॉलेज में ऐड होगा। तो यही स्ट्रेटेजी होती है आप टॉपर्स की। मान लो कि जिसकी कोई भी दुनिया में हर एक इंसान जिसको हर एक चीज़ टिप ऑफ टंग है, मतलब उसने उस चीज़ को बार देखा है, पढ़ा है, समझा है। तो हम चैप्टर्स के मतलब पूरा थियरी पार्ट कवर कर देंगे और उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना गेन किया है लेक्चर से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने चैप्टर 1 को 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो पार्ट है हमने उसमें आगे की थियरी कवर की है अप टू हम जाएंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज तक। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ का जो लेक्चर है वो आपका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। तो वहाँ तक हम इजी जो है वो मैंने इसलिए अलग लेक्चर बनाया क्योंकि इसमें ना इस चैप्टर के जो स्टार्टिंग का पोर्शन है ना उसमें आपको पूरा नहीं रटना है। उसमें कुछ वर्ड है जैसे बायोडाइवर्सिटी है, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सभी को ऐसे अलग कर लिया है। जो चीज़ें जानने की है वो अलग से लिखी है, वही आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए और किसके लिए काम करता है वो पता होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई तो मतलब आपका ये जो पूरा इतने आपके सारे पेजेस हैं वो आपको एकदम पूरे याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि द लिविंग वर्ल्ड अब इसका नाम क्या बता रहा है। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर उठाओ तो सबसे पहले उसका नाम और जो इंट्रो पार्ट है वो आप अच्छे से समझो क्योंकि यही चैप्टर बनाता है आपके आगे की बायोलॉजी का बेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रो से कि भाई हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, ocean, freshwater lakes, desert or hot spring, leave us स्पीचलेस। मतलब देखो अगर ना तुम अपनी दुनिया से बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करोगे ना भाई तो तुम्हें लगेगा कि सच में यार ये सब चीज़ें हो रही है और हम हमारी परेशानियों में उलझे हुए हैं। जैसे देखो अभी कभी तुम एक्वेरियम गए होंगे तो वहाँ आप देखोगे कि अलग अलग तरह की मछलियाँ है, अलग अलग जात की मछलियाँ है, शार्क है, ऑक्टोपस है, स्टार फिश है, छोटी मछली, बड़ी मछली, गोल्डन फिश, ये वो अब सब देखोगे ना तो अब एकदम अरे क्या नज़ारा है, आपके मुंह से निकलेगा कि भाई यही तो सुंदरता है धरती की कि इसमें हर एक जगह कुछ ना कुछ तो ऑर्गेनिज्म जी रहा है, फिर आप उसे देख सको या ना देख सको। अब सबसे पहले इंट्रो में ये जो IMP लाइन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स, अब ये क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट जो है ना बेटा वो क्या होता है, वो चीज़ जहाँ नेचुरली कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है, ये वाला।
अब ये होता है कि जहाँ नेचुरली कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है तो हम उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स या हैबिटाट्स। अब यही क्वेश्चन मेरे 11th में मेरी टेस्ट में आया था, तब मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने इंट्रो को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन आया तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मैंने पढ़ा हुआ है, फिर मैंने तो क्वेश्चन में गप्पे मार दिए थे चलो, पर मार्क्स तो नहीं मिले थे भाई क्योंकि मैंने ये स्किप कर दिया था। तो आप मत स्किप करना कि हैबिटाट्स क्या होता है, जहाँ नेचुरली ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं और कौन सी जगह उसमें होती है। तो कि ये हो सकता है या तो कोल्ड माउंटेन्स। अब आप देखो माउंटेन्स पे आपको स्लोथ बेर देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे जो बैक्टीरियाज है वो भी आपको बर्फ़ की सिल्ली में मिल जाएंगे, लेकिन आप देख नहीं सकते। वही कुछ चीज़ें होती है कि जो आप देख सकते हो, जैसे एनिमल हो गए, बर्ड्स हो गए, फिर पानी में रहने वाले जीव हो गए। पर बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजा है, हम उन्हें देख नहीं सकते कई बार। तो ऐसी भी चीज़ें हैं, ऐसे भी जीव है जो सर्वाइव करते हैं लेकिन हम उसे नेक्ड आई से देख नहीं सकते। वो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं भाई? फॉरेस्ट में मिल सकते हैं, ओशन में हो सकते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स में हो सकते हैं। आप हॉट स्प्रिंग जैसे गर्म जगह पे जाओगे वहाँ भी बहुत सारे बैक्टीरियाज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि थर्मस एक्वेटिकस, जिसका थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है जिसका उपयोग एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम आगे पीसीआर में पढ़ेंगे। उसमें जो डीएनए बनता है ना, उसके बीच में जो एक डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है जो डीएनए बनाने में हेल्प करता है, वो हम उस बैक्टीरिया से लेते हैं। वो हमें देता है कि लो भाई बनाओ, अपना डीएनए बनाओ तुम। बाकी कुछ बने या ना बने, डीएनए बनना चाहिए भाई। तो वो आप आगे पढ़ोगे। तो यही इंट्रो में बस इतना ही है कि आपको हर एक चीज़ स्पीचलेस कर देती है। जैसे कि आप गैलोपिंग हॉर्स है, उसकी ब्यूटी देखो भाई, आप शार्क की ब्यूटी देखो, फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स की ब्यूटी देखो आप। माइग्रेटिंग बर्ड्स क्या होता है कि जो एक जगह से पर्यावरण का चेंज अगर उसको कंफर्टेबल नहीं हो रहा तो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाता है, उसे बोलते हैं माइग्रेटिंग बर्ड्स। तो ये हो गया। अब आपको इसमें क्या समझना है, हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। तो इसमें यही बोला है कि ये सब जो चीज़ें आप देखते हो ना, तब आपको ये क्वेश्चन होता है कि भाई लाइफ है क्या। आपको ये चीज़ें मजबूर कर देती है सोचने के लिए कि लाइफ है क्या। अब उसमें आप दो तरह से सोच सकते हो, या एक कि भाई जो सजीव है, लिविंग है, वो नॉन लिविंग के कंपैरिजन में क्या है, और एक दूसरा कि एक लाइफ का पर्पस क्या है। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो फिलोसॉफिकल हो गया और जो पहला है वो साइंटिफिक क्वेश्चन हो गया। तो हम क्या है, हम भाई फिलोसॉफी नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे, साइंस पढ़ रहे। तो बट ऑब्वियस हम यही देखना चाहते हैं कि जो लिविंग थिंग है वो नॉन लिविंग थिंग के कंपैरिजन में क्या कहना चाहता है, हमारा यही गोल है। ठीक है। अब देखो ये इंट्रो हो गया, आपको इसमें से बस इतना ही जानना है कि हैबिटाट्स क्या होता है, कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, और बस इसमें से आपको लगभग क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन मेरी स्कूल वालों ने कैसे डाल दिया आई डोंट नो। अब देखिए यहाँ से आपका जो पुरानी एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं उनका जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज़ लिविंग। बट इस बार जो एनटीए वालों ने है वो टॉपिक निकाल दिया है, तो आप भी अपडेटेड एनसीईआरटी ही पढ़ें, और अगर आपने नहीं ली है तो मैं उसका एक अलग से वीडियो डाल दूँगी कि कौन से जो टॉपिक है वो डिलीट हो गया बच्चा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे जो चैप्टर में आईएमपी है वो आपको मिलेगा इन 3 पेजेस में। ये आपको पूरा इतना ही पढ़ना है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको थियरी पढ़नी ज़रूरी है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये पहला टॉपिक है हमारा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब ये क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग विभिन्नता,
और किसमें, लिविंग वर्ल्ड में। कि भाई डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उस पे अलग अलग किस्म के, अलग अलग विभिन्न विभिन्न डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म जी रही है, हम उसे क्या बोलेंगे, उस एरिया की डाइवर्सिटी। अब जैसे मान लो आप, यहाँ पे मैंने एक एरिया ले लिया, ये मेरा एरिया है ए और ये मेरा एरिया है बी। आप देख सकते हो मैंने दोनों की साइज़ अलग अलग बनाई है। ये आपको बायोडाइवर्सिटी जानने के लिए हेल्पफुल रहेंगी। कि चलो भाई, बायोडाइवर्सिटी होता क्या। अब मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म बनाई, ये अलग अलग प्रकार की ऑर्गेनिजम्स हैं। तो देखो भाई, जो ए एरिया है उसके अंदर अलग अलग प्रकार की ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि कुछ ये वाली, कुछ ये वाली। मान लो कि कोई एनिमल हो गया, या कोई पानी में रहने वाला जीव हो गया, या कोई मान लो मेंढक, एलिफेंट, इंसान हो गए। तो ए एरिया है वो बड़ा है, तो उसकी बायोडाइवर्सिटी भी उसके हिसाब से होगी। अब एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोडाइवर्सिटी, मतलब जितना बड़ा एरिया, वहाँ की विभिन्नता ऑर्गेनिजम्स की आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। कंपेयर टू छोटा एरिया तो उसकी बायोडाइवर्सिटी कम। मतलब इन शॉर्ट, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कोई भी एक एरिया है, उसके अंदर मिलने वाली अलग अलग सजीव, लिविंग थिंग। कि ए एरिया होगा तो उसके अंदर हमें कौन कौन सी लिविंग थिंग्स मिल रही है, ऑर्गेनिजम्स मिल रही है, वो हो गई उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी। अब हमारे साइंटिस्ट जो है वो बताते हैं कि हमारे जो पूरी अर्थ है उसके अंदर 7 to 8 मिलियंस अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है। कितनी, 7 to 8 मिलियन, पूरी अर्थ की बात हो रही है। लेकिन उसमें से 1.7 to 1.8 मिलियन को हमने क्या कर दिया है, हमने अलग कर दिया है, उसका नामकरण हो गया है, उसको नेम मिल गया है। कि इतनी सारी ऑर्गेनिजम्स में से 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ को उनका नाम मिल गया है कि भाई तू गधा है, तू शेर है, तू हाथी घोड़ा XYZ हाथी है, तू मछली है, ये नाम उनको मिल गया है। कि तू तुलसी है, तू नीम का पेड़ है, ये उनको नामकरण मिल गया है। कितनी स्पीसीज़ को, 1.7 to 1.8। अब यही क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये IMP है, ये नोट कर लो कि पूरी दुनिया में कितनी स्पीसीज़ अभी तक साइंटिस्ट ने अलग कर ली है। 1.7 to 1.8 मिलियन, ये क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है कि एक एरिया में मिलने वाली अलग अलग भिन्न भिन्न प्रजाति, उसे हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी उस एरिया की। अब चलो यहाँ पे थियरी पे जाते हैं। If you look around, you will see a large variety of living organism। वही हम अपनी खिड़की से बाहर झाँकेंगे और देखेंगे हमें क्या दिखा, गाय दिखी, घोड़ा दिखा, घोड़ा शायद दिखे ना दिखे आपके एरिया में, मेरे एरिया में दिखता है गधा दिखा। वो तो आपको आईने में भी दिखेगा अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, गोल नहीं सेट कर रहे हो तो चलिए, यही होता है सबके साथ कि भाई स्टूडेंट लाइफ होती है ना, वो बहुत प्रेशर वाली होती है। स्पेशली मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं फ़ील करती हूँ कितना प्रेशर होता है। और उसमें से भी निकल कर आपको एक सिलेबस पूरा जो पहाड़ जैसा है उसे कंप्लीट करना है। कई सारे बच्चे इसे सोच कर डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई सारे बच्चे होते हैं जो जूझ रहे होते हैं कि हमें कुछ भी करके इससे बाहर निकलना है, हमें इस अंधेरी रात को काट कर सूरज देखना है। तो वही बच्चे होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, और आप भी उनमें से एक हो, क्योंकि आपने लेक्चर स्टार्ट तो किया है अभी तक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वी ईट पोटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बी इट पोटेड प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड, यू पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब कि ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कि भाई ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, पोटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स, हम जो पालते हैं घर पे वो, एनिमल्स, प्लांट्स, कुछ भी हो सकता है ये ऑर्गेनिज्म, मतलब जो जी रहा है। अब या तो आप इसे थिंग का मतलब वो होता है कि जो सरवाइव कर रहा है, जिसमें ग्रोथ हो रही है, और उसके हम पहले की जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, उसके क्राइटेरिया थे जो कि आपके चैप्टर में से निकल गए। वो अच्छी बात माने या बुरी बात, बट वो है कि आपको अलग अलग डेफिनेशन होती थी कि भाई लिविंग थिंग के क्राइटेरिया अलग अलग है, नॉन लिविंग थिंग के क्राइटेरिया अलग अलग है। जैसे कि ग्रोथ मानो, अब आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, जैसे आपको पता तो है लेकिन फिर भी। अब देखो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग थिंग में भी हो सकती है, लिविंग थिंग में भी हो सकती है। जैसे मानो कि आप रेत का कोई ढेर है, अब वो क्या हो गया, नॉन लिविंग, बट उसमें आपने अगर ऊपर से रेत डाली तो ग्रोथ तो हुई ना भाई, वो उसका जो साइज था वो बड़ा तो हुआ ना, तो उसका जो वेट था वो बड़ा, तो इसको भी आप ग्रोथ बोल सकते हो। लेकिन ये बाहर से हुई ग्रोथ है, जैसे कि हम हमारे खुद में हम हमारी जो लिविंग थिंग, जो लिविंग सारे ऑर्गेनिज्म है, उन लोगों की जो ग्रोथ है वो अंदर से होती है। तो अंदर से सेल बढ़ते हैं, सेल साइकिल चलती है, सेल एक से दो होते हैं, वो अंदर से जो ग्रोथ होती है वो अलग टाइप की होती है, तो उसे हम लिविंग थिंग बोलेंगे, जिसमें अंदर से ग्रोथ होती है वो, और जिसमें बाहर से ग्रोथ होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये आपके पुरानी एनसीईआरटी में दिया था, बस इसको याद रखना है, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट इतना भी टफ है नहीं, रॉकेट साइंस। अब चलिए कि भाई ये जो लिविंग थिंग्स है ना, वो आप नेकेड आई से देख भी सकते हो और नहीं भी देख सकते, है ना। अब हमारी आंखों में तो कोई एक्सरे लगे नहीं कि हमें बैक्टीरिया दिख जाए, हमें वायरस दिख जाए। अगर ऐसा होता तो क्या ही होता, प्रायम्स है वो दिख जाए, है ना। तो आप उसे देख भी सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आप नहीं भी देख सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो है, बस आपको दिख नहीं रहा। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भाई कि if you were increase the area that you make observation in, the range and variety of organism that you see would increase। अब यही तो मैंने आपको आगे बताया था कि अगर आप एरिया बढ़ाओगे, जैसे यहाँ ए से बी में जाओगे, एरिया बढ़ा तो आपकी ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है वो भी बढ़ेगी। आपकी जो अलग अलग जात की, मानो कि यहाँ हमें 5 जात की अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज मिल रही थी, यहाँ पे हमें 3 ही मिल रही है। जैसे कि आप अमेज़ोन के जंगल में जाएंगे तो आपको अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग एनिमल्स देखने को मिलेंगे, है ना। बर्ड्स अलग अलग प्रजाति के होंगे। और वैसे ही आप एकदम से डेजर्ट में चले जाओ, अब डेजर्ट में क्या होता है, पानी कम होता है, वहाँ पे खाना पीना इतना ज़्यादा मिलता नहीं, तो वहाँ पे जो स्पीसीज है वो ज़्यादा इतनी ग्रो भी नहीं कर पाएंगी, है ना। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म यहाँ पे बस वही जो मैंने आपको दिया एग्जांपल, वही एग्जांपल दिया है फॉरेस्ट का। और आप अचानक से अगर चले जाएंगे रेगिस्तान में, डेजर्ट में, है ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, इससे अच्छी तो हमारी दुनिया है, अच्छा हुआ हम डेजर्ट में रहते नहीं, वरना आपको वहाँ कुछ दिखने को ही नहीं मिलेगा इतना। हुँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले टॉपिक को समझने से पहले आपको मैं जो ये जितने भी सारे ये जो मेन मेन पॉइंट्स हैं ना, वो आपको पीछे से करा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसान लगे। हुँ। अब चलिए यहाँ आ जाते हैं कि भाई बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ लिया क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि भाई बायोडाइवर्सिटी क्या है, कोई भी एरिया की मिलने वाली अलग अलग लिविंग थिंग्स है। जितनी ज़्यादा लिविंग थिंग्स मिलेंगी हमें अलग अलग जाति की, वो हो गई उसकी बायोडाइवर्सिटी। हम्म तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोकल नेम। लोकल नेम क्या होता है, तो हमारा जो नेक्स्ट आसान है,
अब देखिए लोकल नेम क्या होता है भाई। लोकल नेम कोई भी एरिया का एक नाम होता है। जैसे कि आपको आपका नाम है, मान लो कि कुछ भी आपका नाम जैसे अच्छा वाला है, आपका नाम है, जैसे मानो कि आपका नाम है भाई अभिषेक नाम है आपका, और आपको घर में कालू बुलाता है, तो ये हो गया आपका लोकल नेम। जैसे आपको आपके सोसाइटी वाले कालू बुलाते हैं कि कालू कहाँ गया था, तो ये हो गया आपका जो लोकल नेम है कि आपके एरिया में आपका नाम कालू है, आपके स्कूल में आपका नाम रामू है, आप कहीं पे काम करते हो वहाँ आपका नाम बिल्लू है। तो ये हो गया आपका लोकल नेम कि भाई वो एरिया, जैसे एरिया बदलता है वैसे नाम भी बदल जाता है। तो ये हो गया आपका लोकल नेम, है ना। कि आपका नाम तो अभिषेक था भाई, लेकिन आपको कालू, रामू, बिल्लू ना जाने किस किस नाम से बुला रहे हैं, तो वो हो गया आपका लोकल नेम। तो ऐसे ही हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसमें अलग अलग स्पीसीज, हमने जितनी भी, कितनी, आपको पता है क्या हमने कितनी स्पीसीज को अब तक नाम दिया है? हाँ, कितनी, 1.7 टू 1.8 मिलियन को हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने नामकरण इनका कर दिया है कि भाई आपका नाम ये है, आपका नाम वो है। तो अब जो ये लोकल नेम है, अब देखो आपको मैं एक सिनारियो देती हूँ, आप मुझे बताना कि आपका नाम हो गया अभिषेक, ये आपका आधार कार्ड वाला नाम है, आपका घर पे नाम कालू है, स्कूल में नाम रामू है, और आप कहीं और जाते हैं वहाँ आपका नाम, जैसे मामा के घर आपका नाम बिल्लू है। तो अब आपके सारे के सारे, अब मानो कि स्कूल से कोई आया आपके घर, उन्होंने बोला कि रामू है घर पे क्या आंटी जी, तो आंटी वो रामू, तो हमारे घर में तो रामू ही नहीं है, हमारे घर में तो एक ही लड़का है जिसका नाम कालू बुलाते हैं हम, उसका नाम अभिषेक। तो यही जो कन्फ्यूजन होता है ना कि इसका नाम क्या है भाई, तो उस कन्फ्यूजन, ये जो लोकल नेम होता है ना उसका मेन डिसएडवांटेज ही कन्फ्यूजन होता है कि ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा प्यारा सा कुत्ता सो रहा है, पढ़ते पढ़ते यही सिचुएशन है अभी मेरी और आप दोनों की, मेरी भी यही हालत होती है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम अभी हाल ही गए हैं, बहुत ही सबके छुड़वा दिए थे उसने। एग्ज़ाम ने बहुत टफ, मुझे सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में ही डर लगता है। पता नहीं अभी तक कितने पेपर दे दिए होंगे, अनगिनत भाई, अनगिनत टेस्ट दी है, लेकिन ये जो फोबिया है ना एग्ज़ाम का, वो निकलता ही नहीं। वैसे ना निकले वही अच्छा है। जैसे हमारी यही सिचुएशन है अभी, जैसे हमारे कुत्ता अभी सो रहा है, तो मेरे एरिया में इसे, क्योंकि मैं गुजराती हूँ, तो हम इसे कूतरा बोलते हैं, कूतरो, कुतरा, आप जैसे भी प्रोनाउंस करें। हाँ, हिंदी में इसे कुत्ता बोलते हैं। अब भाई मैंने पूछा कि ये क्या है, तो आप में से कई लोग होंगे जो इंग्लिश बोलते होंगे, तो वो बोलेंगे कि दीदी इसे हम डॉग बुलाते हैं, इसका नाम डॉग है। तो वही मतलब कन्फ्यूजन हुआ ना। वहीं कहीं से एक उड़ता उड़ता अगर हमारे यहाँ कोई तमिल बच्चा आ गया है ना, कि हमारे जो अभी लेक्चर देख रहा होगा, तो उसमें से कोई तमिल होगा, तो वो बोलेगा कि नहीं हम तो इसे नाई बुलाते हैं। वहीं वेस्ट बंगाल का कोई बच्चा आ गया, वो बोलेगा कि नहीं इसे तो कुक्कुर कहते हैं ना। तो इसे कितने नाम मिल गए, कुक्कुर ना, इसे नाई भी बुलाते हैं, इसे कूतरा भी बुलाते हैं, है ना। तो ये तो कन्फ्यूजन हो गया ना कि है तो ये एक, लेकिन नाम अनेक, तो ये तो गलत है भाई, ये तो गलत है। अब कहीं मुझे ऐसा इसका ज़रूरत पड़ी कि मुझे नाई दे दो, और आप समझ ही नहीं पा रहे कि भाई ये नाई है क्या, है ना। तो इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए हमारे जो मेहनती साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने इसका सॉल्यूशन लाने के लिए क्या किया, साइंटिफिक नेम निकाला और उसके कुछ रूल्स निकाले। तो अब सबसे पहले इसके लोकल नेम के डिसएडवांटेजेस जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता चल गया क्या क्या था इसमें, कन्फ्यूजन। उसके बाद क्या होता है कि देखो भाई, एक ही ये कुत्ता एक है, डॉग एक है, लेकिन अलग अलग नाम है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही स्पीसीज को अलग अलग कॉमन नेम दे देते हो भाई, अलग अलग कॉमन नेम की स्पीसीज एक, लेकिन उसकी कॉमन नेम एक से ज़्यादा है, तो ये भी कन्फ्यूजन पैदा करता है। कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट स्पीसीज होती है लेकिन उसको सेम नाम मिल जाता है। अब जैसे मानो कि ये कुत्ता है तो मैंने इसे कुत्ता बुला दिया,
फिर ऐसे ही कोई दूसरी स्पीसीज होगी तो दूसरे लोग उसे कुत्ता बोलते होंगे, मुझे क्या पता कि वो दूसरे को बुला रहा है, तो वहाँ भी हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखो ये सबसे मतलब एग्जाम में नहीं पूछेंगे जानने के लिए कि कई सारी ऐसी स्पीसीज है जो एथिकली हम उसका यूज़ नहीं करते। जैसे कि मानो कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसके हम एथिकली उसका कुछ यूज़ नहीं है हमारे रोज़ बरोज़ में, तो हमने उनका कुछ नाम ही नहीं दिया। तो ये तो उनके साथ नाइंसाफ़ हुआ ना कि सबको मिल रहा है कॉमन नेम, उन्हें क्यों नहीं मिल रहा। तो यही डिसएडवांटेजेस है लोकल नेम के। तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमने क्या किया कि हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं ना भाई, बहुत मेहनत करते हैं, उन्होंने निकाला साइंटिफिक नेम, है ना। तो साइंटिफिक नेम क्या है कि हर एक जाति को उसका एक प्रॉपर नेम मिलता है जिसे हम सबको अडॉप्ट करना पड़ता है, हम सबको उसे मानना पड़ता है कि हाँ, अगर ये कुत्ता है तो इसका यही नाम है। हम उसमें चेंज नहीं कर सकते कि भाई मुझे ये पसंद नहीं, मुझे तो डॉगी बुलाना पसंद है तो मैं इसे डॉगी बुलाऊंगी, तो कोई दूसरा वगैरह नहीं, ये तो हमारा नाई है, हमारा बिल्लू है ना। तो हम ऐसे कुत्ते को बिल्लू नहीं बुला सकते। तो साइंटिफिक नेम जो होता है वो हर एक स्पीसीज़ को मिलता है और वो उसका एक प्रॉपर नेम होता है कि यहाँ पे उसे वही बुलाएंगे। अब साउथ कोरिया जाओ वहाँ भी उसे वही बुलाएंगे, वहाँ भी उन्हें बोलना ही पड़ेगा कि भाई जैसे आम मान लिया तो हम उसे आम बोलते हैं। अब बहुत सारे उसे मैंगो बुलाएंगे तो साउथ कोरिया वाले उसे कुछ अलग ही बुलाएंगे। तो हम वहाँ जाके बोलेंगे कि भाई हमें मेंजीफेरा इंडिका चाहिए, तो उन्हें आम को ही देना पड़ेगा, है ना। यहाँ सारे जितने भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं इससे ज़्यादा दिए हैं, लेकिन यहाँ से मैंने कुछ एग्जांपल लिए टेक्स्ट बुक से। जैसे कि वीट का हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना। और यहाँ रहा हमारा मेंजीफेरा इंडिका। अब यहाँ हो गया हमारे ये प्यारे से कुत्ते का नाम कैनिस लूपस फेमिलियारिस। तो अब इसका जो साइंटिफिक नेम है वो उसका अपना हो गया कि भाई अगर मुझे कोई बोलेगा कि हमें फेलिस कैपिटस कैटस चाहिए, फेलिस कैटस चाहिए, फेलिस कैटस चाहिए, तो मैं उसे हमारे घर की बिल्ली ही बताऊंगी कि हमारे घर पे फेलिस कैटस है भाई, है हमारे घर पे है ना। तो अब चलिए यहाँ आ जाता है। तो अब जो साइंटिफिक नेम है वो आपने चलो मान लिया कि मुझे लगा कि मुझे इसे इस तरह से ये नाम देना है, तो वो मैंने दिया वो लोकल नेम है। लेकिन साइंटिफिक नेम देने के लिए भी एक अलग हमारी पूरी संस्था है ना। कि जैसे मैं चाहती हूँ वैसे उसका साइंटिफिक नेम नहीं हो सकता। तो जो साइंटिफिक नेम है उसे हम कैसे देते हैं, उसकी पूरी एक पूरे स्टेप्स होते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो स्पीसीज़ है उसके सारे जो अलग अलग उसकी जो फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये 3 हो गए, है ना। ये शेर, 1 मिनट, हाँ। तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये शेर हो गया, ये टाइगर हो गया और ये लेपर्ड हो गया। अब हमारी नज़र में ये टाइगर, लेपर्ड और शेर है, लायन है। लेकिन साइंटिफिक नेम इसके जैसे लायन के लियो पेंथेरा लियो, है ना। पेंथेरा टिग्रिस टाइगर का, और पेंथेरा पार्डस ये लेपर्ड का नाम है ना। तो यहाँ पे इसके साइंटिफिक नेम है, ना मैंने दिए हैं ना आपने दिए हैं, ये एक संस्था ने दिए हैं, है ना। तो वैसे ही एक संस्था होती है जो हर एक स्पीसीज को उनका नाम देती है कि भाई तेरा नाम ये है, तेरा नाम ये है। तो ऐसे ही नहीं दे देती कि चलो भाई ये मेरे मन में आया, मेरे दिमाग में आया तो मैंने दे दिया, नहीं, उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने देखा कि हर एक में से ये जो है उनके कान है भाई, हाँ है। उनकी बॉडी पे बाल है भाई, हाँ भाई है। इनके 4 पैर है, हाँ भाई है। भाई ये नॉन वेजिटेरियन है, हाँ भाई। तो मैंने इनके अलग अलग फीचर्स देखे, उसके बाद इसको एक अलग कैटेगरी में रखा कि भाई ये जो सारे हैं वो पेंथेरा जीनस में जाएंगे। हाँ, जीनस क्या है ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, है ना। तो इसी तरह से सबसे पहले हम ये जान लेते हैं
कि इन्हें नाम किसने दिया भाई, मेरी बुआ या मौसी ने नहीं दिया, इन्हें जो नाम है वो दिया है इस संस्था ने। इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहाँ ऑफ है, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब देखिए ये जो बॉटनिकल वाला है तो ये तो हमने देख के पहचाने कि भाई बॉटनी, बॉटनी मतलब इसको, ये संस्था है किसको नाम देगी भाई, किसको देगी? प्लांट्स को देगी। मतलब अगर मानो कि आपने ऐसे घूम रहे थे अमेज़न के जंगल में और आपने कहीं पे एक नया पौधा दिखा, तो आपने बोला कि चलो मैं इसे नाम देता हूँ। आप नाम नहीं दे सकते, आपको जाना पड़ेगा ICBN के पास और वो ICBN इसका नाम देगी कि भाई हमने इसका नाम ट्रिटिकम एस्टिवम दिया। कि हम, आपने ही जैसे मानो कि वीट की शोध की है, आपने ही वीट को पहली बार देखा, आप गए ICBN के पास और उन्होंने नाम दिया, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास आता है ICZN। ICZN जूलॉजी। अब जूलॉजी मतलब एनिमल, तो जो भी एनिमल्स है उनको जो नाम देंगे वो होता है ICZN। अब ये जो नाम है वो नीट में कई बार पूछते हैं कि आपको इनका सही फुल फॉर्म बताना है कि भाई ICZN का सही फुल फॉर्म क्या है, ICBN का सही फुल फॉर्म क्या है। और ये मानो कि आपको दिया कि भाई पेंथेरा लियो है, इसका नामकरण कौन करेगा? ICBN ICZN। तो आपको पता होना चाहिए कि ICZN यही करेगा उसका नामकरण। तो यही ऑड वन आउट में भी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जो हम आगे की लेक्चर में देखेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये हमारी टेक्स्ट बुक में 2 ही दिए हैं, मैंने आपको कुछ अलग टेक्स्ट बुक से बाहर जो आपको नॉर्मली दूसरी बुक्स में मिल जाएंगे, जैसे आप फिंगर टिप्स पढ़ रहे हो या कोई भी दर्पण पढ़ रहे हो, उसमें ये दिए होंगे। तो मैंने वहीं से लिया है ये कि चलो ICZN ICBN हो गया। अब इनमें आप देखना यहाँ 4 है, बी के आगे 4 है और जूलॉजी वाले में ऑफ है, ये आप देख लेना क्योंकि फुल फॉर्म में यही बच्चे गलती करते हैं और मार्क्स खो देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि एक है ICVN, ये टेक्स्ट बुक के बाहर का है पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, है ना। वी से पता चल गया कि वी का मतलब है यहाँ पे वायरल। ऐसे ही IC बेक का मतलब हो गया बैक्टीरिया, है ना। ये बेक का मतलब हो गया बैक्टीरिया। और ऐसे ही आगे हमारे पास है ICNCP। ICNCP का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। अब ये कल्टिवेटेड प्लांट्स क्या होता है? जो एग्रीकल्चर के अंदर स्टडी करने के लिए जो प्लांट्स उगाए जाते हैं उन्हें कल्टिवेटेड प्लांट्स बोला जाता है। तो चलिए अब आपको पता चल गया कि अगर आपके पास कोई भी नई स्पीसीज़ मिलेगी आपको, तो कहाँ से उसका कौन सी संस्था होगी जो उसका नामकरण करेगी। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पे और 2 नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे, नोमेनकल्चर और आइडेंटिफिकेशन, है ना। अब यहाँ पे ऐसे कुल मिला के हमारे पास 4 जो वर्ड होते हैं जो हमें टेक्सोनोमी का पता देते हैं। अब चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं कि भाई टेक्सोनोमी होता क्या है। तो हमारे पास जो 4 वर्ड्स हैं नए, एक है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। तो ये होता क्या है भाई, इसे आसान तरीके से पढ़ेंगे कि भाई कैरेक्टराइजेशन, सब वर्ड सुनते ही आपको पता चलेगा कि कैरेक्टर, हम किसी भी स्पीसीज़ के कैरेक्टर्स देखेंगे। कि जैसे मानो कि मैं अमेज़न में घूम रही थी और मैंने एक अलग ही स्पीसीज़ देखी, तो मैं सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स देखूंगी कि भाई इसके फीचर्स क्या है, क्या ये इसके पैर है या ये रेंग रहा है, रेंगने वाला है या ये तैरने वाला है। तो मैं सबसे पहले उसकी फीचर्स देखूंगी, ये क्या खा रहा है ये ऑब्जर्व करूंगी। भाई इसके ये दिख कैसा रहा है, ये मुझे बिल्ली जैसा दिख रहा है, कुत्ते जैसा दिख रहा है, सांप जैसा दिख रहा है, इंसान जैसा दिख रहा है, ये प्लांट जैसा दिख रहा है। तो वो सारे उसके फीचर्स हो गए। तो उसके कैरेक्टर्स, हमने अलग अलग कैरेक्टर्स देखेंगे और उसको एक डायरी में लिख लेंगे।
है ना। ये हो गया हमारा डेटा। तो ऐसे ही साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारा डेटा एक बुक में लिख के रखा है। अब हम आगे गए कि भाई चलो, मैंने ये जो नई स्पीसीज देखी उसको मैं पुराने डेटा से मैच करूँगी कि भाई इसके जो फीचर्स है वो और कोई स्पीसीज मुझे मिल रहा है क्या, इससे सेम है, तो मैंने वहाँ पे उस कैटेगरी में उस नई स्पीसीज को डाल दूँगी। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। कैरेक्टराइजेशन मतलब मैं उसकी फीचर्स देखूंगी, उसके कैरेक्टर्स देखूंगी और एक डाटा बनाऊंगी। आइडेंटिफिकेशन मतलब मेरे पास ऑलरेडी डाटा है और मैं उसे कंपेयर करूंगी और उसके बाद उसको एक कैटेगरी में रखूंगी। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। आईडी होता है ना कि जैसे आप एग्ज़ाम में जाओगे, अब किसी भी जगह जाओ आपका आईडी कार्ड मांगते हैं, उसमें आपका डेटा होता है, फिर वो आपके डेटा से आपको मैच करते हैं कि भाई फ़ोटो है तो ये सेम ही इंसान है या नहीं, है ना। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं वो लोग। आगे देखिए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि भाई हमारे पास जो अलग अलग, मानो कि मैंने आपको ये सारे दे दिए कि मैंने एक रूम में इन सब को रख दिया कि भाई आपके पास वीट भी है, आपके पास टाइगर भी है, लायन भी है, लेपर्ड भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, आम भी है, तो है ना। तो आप इसको अलग, मैंने बोला कि चलो आप इसे अलग अलग करो। तो कई लोग क्या करेंगे कि आप में से कुछ ऐसा करेंगे कि चलो भाई ये जो है मुझे प्लांट दिख रहा है, ये मुझे प्लांट दिख रहा है, तो मैंने इसे अलग, इन दोनों को अलग रख दिया, है ना। और आप में से कई ऐसा भी करेंगे कि चलो भाई मुझे ये जो है ये एनिमल लग रहा है, इसके 4 पैर है 2 कान है, इसके 4 पैर है 2 कान है, ये मेरा क्राइटेरिया हो गया, है ना, कि जिसके 4 पैर है उसे अलग कर दो। तो आपने इसे एनिमल की नज़र से देखा, है ना, तो आपने क्या किया कि इसे अलग कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे आपने 2 क्लास बना दी कि चलो भाई एक क्लास में मैं ले जाऊँगी वीट को और एक क्लास में मैं ले जाऊँगी ये इन सब को, है ना, एक में वीट और आम को। तो ये आपने अलग अलग कर दिया कि एक प्लांट और एक एनिमल। तो आपने क्या किया, क्लासीफाई किया, है ना, क्लासीफाई किया कि नहीं किया। तो यहीं पे हमारा इस वर्ड का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, कि आपके पास हज़ारों स्पीसीज़ हैं, मिलियंस ऑफ ट्रिलियन स्पीसीज़ है, आप हर एक स्पीसीज़ को देख रहे हैं, उसके फीचर्स पता लगा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसके बाद उसको जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैच होता है उस कैटेगरी में रखते हैं। तो यही हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, है ना। तो अब क्लासिफिकेशन हो गया कि भाई मैंने इसे इस कैटेगरी में रख दिया, है ना। पर उसके बाद क्या करेंगे आप, लास्ट में करेंगे नोमेनक्लेचर, उसका नाम रखेंगे। ऐसा नहीं होता कि एक कैटेगरी में सबका नाम सेम ही होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसे यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास है ये पेंथेरा लियो, पेंथेरा टिग्रिस और पेंथेरा पार्डिस, है ना। तो ये आप पेंथेरा 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 मतलब इन सब की जीनस सेम है ना। पर ये लियो, टिग्रिस और पार्डिस ये अलग पड़ रहा है, मतलब इन सब की ये जो स्पीसीज़ है वो अलग है लेकिन जीनस सेम है ना। तो एक ही कैटेगरी में नाम अलग अलग होता है, पर इनकी कुछ फीचर्स सेम है, कुछ फीचर्स अलग हो गए, है ना। कैटेगरी में ऐसा नहीं होता कि सब कुछ सेम ही है, कुछ कुछ फीचर्स अलग भी होंगी। तो ये भी फीचर्स हमें आपको देख के अलग अलग उसे नाम देना है कि भाई ये लायन जैसा दिख रहा है मुझे, तो मैंने इसका नाम लियो दे दिया। ये मुझे टाइगर जैसा दिख रहा है तो ये पेंथेरा टिग्रिस हो गया, है ना। ये मुझे बिल्ली जैसी दिख रहा है कि बिल्ली है, तो मैंने इसका नाम फेलिस कैटूस रख दिया, है ना। तो इस तरह से हम अलग अलग स्पीसीज़ जो नहीं मिल रही है, हम उसका क्या करेंगे, नाम रखेंगे। तो उसे क्या बोलेंगे हम, नोमेनक्लेचर। तो यहीं पे आपका ये जो 4 वर्ड होते हैं यही मिलके बनाते हैं आपकी टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी मतलब क्या होता है कि आप किसी नई स्पीसीज का कैरेक्टर देख रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसको क्लासिफाई कर रहे हो और उसे नाम दे रहे हो। तो यही सारी चीज़ें मिलके आपकी बनाती है टेक्सोनोमी। अभी आगे देखेंगे, हम थे साइंटिफिक नेम पर, है ना। तो देखिए यहाँ पे, हाँ, अब देखो हमने ये सब नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और क्या था,
तो यहाँ पे हमने देख लिया नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन और क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि भाई अभी तो आप बोल रहे थे दीदी कि हमारे पास इतनी सारी स्पीसीज़ है तो उनका हमने अलग अलग साइंटिफिक नेम रख दिया ताकि हमें जो लोकल नेम से जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा था वो ना हो। तो अब ये मतलब ICBN ICZN है वो नाम रख रहे हैं ना कुछ नाम रख रहे हैं, तो ये कैसे रख रहे होंगे भाई? इसे अच्छा लगा इसीलिए रख रहे होंगे? नहीं, इसके होते हैं स्टेप्स भाई। जो साइंटिफिक नेम है ना, जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, वो कोई भी चीज़ ऐसे रेंडमली नहीं रखा करते है ना। हमने आगे देखा ना कि टैक्सोनॉमी में क्या होता है, उसका नाम कैसे रखते हैं, हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके सबसे पहले कैरेक्टर्स देख रहे हैं, फीचर्स देख रहे हैं, उसके बाद उसे क्लासीफाई कर रहे हैं ना। तो ये साइंटिफिक नेम है, उसका भी हमने कुछ ना कुछ तो ऐसा रॉकेट साइंस लगाया होगा। तो यहाँ की जो रॉकेट साइंस है वो किसने लगाई थी? हमारे माननीय कैरोलस लीनियस साहब ने लगाई थी। किसने लगाई थी भाई? कैरोलस लीनियस ने। इसे कहा गया है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम भी आप बोल सकते हैं। तो जो हमारे पास जो साइंटिफिक नेम है ना, उसके 2 पार्ट होता है। इसकी जो सिस्टम है, सबसे पहले समझ लो ये 2 लाइन्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? बाई का मतलब क्या होता है साइंस में? 2। बाई मतलब बाय बाय, ये वाला बाई नहीं, सी ऑफ वाला बाई नहीं, बाई मतलब 2। नोमियल मतलब नेम, बाइनोमियल मतलब 2 नाम। नोमेनक्लेचर सिस्टम मतलब नोमेनक्लेचर की जो सिस्टम है वो बाइनोमियल 2 नाम रखे गए। जैसे आपका नाम, मेरा नाम, हमारे कितने नाम होते हैं कि भाई एक सरनेम और एक मेरा नाम और एक पापा का नाम। भाई ये 3 तरह से हम नाम रखते हैं, है ना। कि आपका नाम XYZ हो गया तो आपका एक सरनेम है, आपका मिडिल नेम है और एक लास्ट नेम है ना। तो इसी तरह से हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम से चलता है। इतना समझ में आ गया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या होती है और किसने दी थी? कैरोलस लीनियस। अब ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, नीट वाले जो है वो साइंटिस्ट पे भी इतना ही ज़्यादा गौर फरमाते हैं कि भाई जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या क्या दिया था और क्या उन्होंने खोज की थी। आगे बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए। इस चैप्टर के आगे भी एक साइंटिस्ट का नाम है, वो सारे हम एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। सारे पूरे बायोलॉजी के अलग साइंटिस्ट उन्होंने क्या क्या किया था, कब किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम साइंटिफिक नेम पे। तो भाई जो साइंटिफिक नेम है वो हमने यहाँ पे ले लिया है एक एग्जांपल, मैंजीफेरा इंडिका, मतलब हमारा प्यारा प्यारा आम। तो ये देखिए, ये फर्स्ट हाफ हो गया और ये सेकंड हाफ हो गया, 2। ये पहला आधा पार्ट और ये दूसरा आधा पार्ट। तो जो पहला है हम उसे जेनेरिक नेम या जीनस कहते हैं, है ना। और ये जो दूसरा है उसे हम स्पीसीज नेम या स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे। तो ये जो फर्स्ट हाफ पार्ट है उसे बोलेंगे हम जेनरिक नेम या जीनस, और जो पिछला आधा है सेकंड हाफ उसे बोलेंगे हम या तो स्पीसीज बोलेंगे या तो हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे, है ना। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये वीट हो गया, है ना। तो ये वीट का नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इसका भी 2 पार्ट हो गया। एक सेकेंड, है ना। यहाँ पे जो ये ट्रिटिकम एस्टिवम है, यहाँ पे ये उसकी क्या हो गई? जीनस हो गई। ये उसकी स्पीसीज, यहाँ पे पेंथेरा जीनस स्पीसीज, जीनस स्पीसीज, जीनस स्पीसीज, ये जीनस स्पीसीज, जीनस स्पीसीज, है ना। ये जीनस स्पीसीज, है ना। तो ये हर जगह आप यहाँ जाओगे, आप मानो कि कोरिया चले गए, आप अफ्रीका चले गए, आप कहीं भी मानो कि अंटार्कटिका चले गए, कहीं भी ये नाम सेम ही होता है बेटा। साइंटिफिक नेम कोई बदल नहीं सकता। मान लो कि यहाँ हमने पढ़ लिया ये जेनेरिक नेम, जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो हम अब आगे देखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमने देख लिया कि भाई साइंटिफिक नेम जो है वो क्या क्या इंक्लूड करता है। सबसे पहले जीनस,
जो फर्स्ट हाफ है वो जीनस है, सेकेंड हाफ है वो उसकी स्पीसीज़ का नाम है। और इसे किसने दिया था? ओह, मैं तो भूल गई, किसने दिया था? आपको पता है क्या किसने दिया था? हाँ, बिल्कुल सही, कैरोलस लीनियस ने दिया था। और ये जो सिस्टम है हम उसे क्या बोलते हैं? बीएनएस। हाँ, बीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। और इसके फादर कौन थे भाई? कैरोलस लीनियस, है ना। टेक्सोनॉमी के फादर भी कौन थे? कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसके रूल्स क्या क्या होते हैं भाई। इसके कुछ रूल्स तो होंगे ना कि साइंटिफिक नेम है तो उसे कैसे लिखना है ना। तो इसके रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आप पहले आपको थियरी इतना पढ़ लीजिए कि क्या क्या है। कि दीदी ने कुछ टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक से जो बाहर का है वो मैंने आपको बता दिया कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बाहर से भी पढ़नी पड़ती है, सब नहीं, थोड़ा। क्योंकि जो नीट में आता है, नीट का ऐसा नहीं होता कि वो टेक्स्ट बुक से बाहर होता है, लेकिन कहीं पे जो टॉपिक्स आपको ऐसा सिंक हो रहा है, जैसे कि हमारा ICZN ICBN के साथ ICVN और IC बैकएन जो है वो उसके साथ सिंक करता है, सेम टॉपिक्स है। तो कई बार नीट वाले पूछ भी लेते हैं, लेकिन हमें तो क्या होता है, पूरा आने से पहले ही हमें जो हमारा पूरा जो जितना भी हमें करना होता है, पाड़ बांधना होता है। गुजराती में क्या कहते हैं? पूर से पहले पाड़ बांध लो भाई। हाँ, तो पूरा है उससे पहले सब नीट है, उससे पहले सिलेबस क्लियर रखो, डाउट्स क्लियर रखो, तो आपको जो नीट भी है वो चकमा नहीं दे सकती अगर आपने पढ़ा है तो, है ना। अच्छे से रिवाइज़ करो। मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आपको बताऊँगी कि कैसे रिवाइज़ करना है। क्योंकि कई बार ना मैंने खुद ही ऑब्ज़र्व किया कि मैं किस तरह से पढ़ रही हूँ तो मुझे कैसे याद रह रहा है, और किस तरह से पढ़ रही हूँ तो मुझे कौन सा टॉपिक मैंने कैसे पढ़ा था तो वो अलग अलग होता है। कि कई बार टेंशन में होते हैं तो हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन दिमाग वहाँ नहीं होता, है ना। तो ये भी एक आपका इफ़ेक्ट करता है आपकी पढ़ाई पे, ना। तो हमेशा फ्रेश रहो, और अभी आपको टेंशन नहीं करनी है सिवाय नीट के। आपका गोल है नीट, 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 नीट। पढ़ते हो आप, कहीं भी हो, बगीचे में हो, घर में हो, टॉयलेट में हो, स्कूल में हो, कहीं एग्ज़ाम हॉल में हो, आपका एक ही, आपको ये 4 लेटर ही मैटर करता है, वो है NEET, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसके जो साइंटिफिक नेम है उसके रूल क्या क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ है उसके रूल कि भाई बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, है ना। तो ये हमें, अगर हम लिख रहे हैं तो ये लैटिन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लैटिन जो लैंग्वेज है ना वो डेड हो चुकी है। अब हम ना तो इसका यूज़ करते हैं और ना ही लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें कोई चेंज हो रहा है ना। कि 2 साल बाद लैटिन में अपग्रेड हो गया, नहीं। अपग्रेड कंप्यूटर में होता है, सिस्टम में होता है, लैटिन में नहीं होता। लैटिन जो है वो डेड लैंग्वेज है, इसीलिए हम यहाँ पे उसका यूज़ करते हैं ताकि कोई साइंटिफिक नेम 50 साल बाद भी ना चेंज हो, है ना। और अगर हम इसे लिख रहे हैं तो अगर हाथ से लिख रहे हैं ना तो उसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए, है ना। अगर वो हैंड रिटन है तो अंडरलाइन करो भाई। और अगर वो हम अगर टाइप कर रहे हैं तो वो इटैलिक्स में होनी चाहिए, है ना। उसके आगे दे आर लेटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, है ना। सॉरी, हाँ, उनका जो हम लिख रहे हैं वो लैटिन में, क्योंकि लैटिन डेड लैंग्वेज है। उसके बाद फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम को बायोलॉजिकल नेम भी बोलते हैं, है ना। तो वो जो होता है वो जीनस होता है, और सेकंड कंपोनेंट उसका क्या डिनोट करेगा? स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज। अब देखो, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। हाँ, अब ये देखो, जैसे कि यहाँ मान लो कि हम लिख रहे हैं मेंजीफेरा, ना, ये आधा लिखा है, आप समझ लेना, इंडिका। ये किसका नाम था? मेंजीफेरा इंडिका।
हाँ, किसका था? आम का नाम था, मैंगो का नाम था। तो यहाँ पे हमें इसे अलग अलग अंडरलाइन करना है। अगर हैंड रिटन है तो यहाँ पे आपको अलग अलग अंडरलाइन करना है, इसे एक एक साथ अंडरलाइन नहीं करना, ये आपके मार्क्स काट सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है ना। तो आपको अलग अलग अंडरलाइन करना है, और अगर हैंड रिटन है तो ही करना है। अगर आप टाइप कर रहे हो तो आपको अंडरलाइन करनी नहीं है, आपको उसे इटैलिक्स में लिखना है ना। तो अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट रूल कि जो फर्स्ट वर्ड होगा डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ अ स्मॉल लेटर, है ना। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे जो फर्स्ट उसका जो लेटर है, एक सेकेंड, हाँ, जो फर्स्ट है वो कैपिटल है, बाकी के सारे स्मॉल है, इंक्लूडिंग स्पीसीज नेम भी, उसका फर्स्ट लेटर भी क्या है? स्मॉल। तो फर्स्ट जो लेटर होगा जीनस का वही होगा कैपिटल, बाकी के सारे स्मॉल, ये याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमने ये 4 रूल जो है वो बेटा आपको मे बी अगर आपके स्कूल के एग्ज़ाम में पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। क्या क्या? वो लैटिन, सब पॉइंट बना लो कि सबसे पहला पॉइंट लैटिन में होना चाहिए, इटैलिक्स में होना चाहिए अगर वो हम टाइप कर रहे हैं ना। लैटिन में क्यों? क्योंकि लैटिन डेड लैंग्वेज है। उसके बाद बायोलॉजिकल नेम 2 कंपोनेंट होते हैं उसके, एक जीनस, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज। जीनस को हम जेनरिक नेम भी बोलते हैं और साइंटिफिक नेम को हम बायोलॉजिकल नेम भी बोलते हैं। उसके बाद अगर वो हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, है ना। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या था कि अगर हम वो जो लिख रहे हैं तो उसमें फर्स्ट लेटर जीनस का वही कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बाकी सारे स्मॉल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन क्या होता है वो भी पढ़ लिया। उसके बाद हाँ, अब ये देखो, अब मेन आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड। ये अगर आपको 2-3 पेज याद हो गए ना तो आपको ये वाला पार्ट आसानी से याद हो जाएगा। आपको टेक्स्ट बुक का रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इतना अच्छे से समझ लिया है। अब देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो साइंटिफिक नेम है ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब देखिए, चलिए आते हैं टेक्सा पे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक डॉग इमेजिन करना है ना। तो आप दिमाग में क्या करोगे? एक डॉग मतलब 4 पैर, एक पूँछ, 2 आँखें, 2 कान, ऐसा बड़ा सा पेट, है ना। आप यही इमेजिन करोगे। आप बिल्ली या वीट या कोई और एनिमल या कोई प्लांट आप इमेजिन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ही डॉग की इमेज बनी हुई है कि भाई इसे हम बचपन से ही बोला गया है कि इसे डॉग बोलते हैं, इसे कैट बोलते हैं, इसे एलिफेंट बोलते हैं ना। तो जो डॉग है, कैट है, वीट है, प्लांट है, एनिमल कोई भी एलिफेंट या कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट ले लो, है ना। तो इसे हम बोलेंगे टेक्सा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर करो कि प्लांट है, अब वीट भी प्लांट है, एनिमल डॉग कैट एलिफेंट भी एनिमल है ना। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्यों लिखी, है ना। प्लांट लिखा है तो वीट क्यों लिखा? क्योंकि टेक्सा जो है वो अलग अलग लेवल पे खुद को इंट्रोड्यूस करता है ना। अलग अलग लेवल पे हम इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मानो कि प्लांट एनिमल हो गया, वो ऊपर का लेवल है ना। प्लांट एनिमल ऊपर का लेवल है, वीट उसके अंदर आता है, प्लांट के। डॉग कैट एलिफेंट एनिमल के अंदर आता है। तो लोअर लेवल क्या है? डॉग कैट एलिफेंट वीट, और हायर जो लेवल है वो क्या है? प्लांट और एनिमल। तो टेक्सा जो होता है वो हर एक लेवल पे खुद को इंट्रोड्यूस करता है, हम उसे बोलेंगे टेक्सा। कोई भी एनिमल, कोई भी स्पीसीज, आप फिश ले लो, शार्क ले लो, ब्लू व्हेल ले लो, है ना, वाइट डॉग शार्क ले लो, या कोई भी कुछ भी बर्ड ले लो, जैसे स्पैरो हो गई, क्रो हो गया, पैरट हो गया। वो सब चीज़ें क्या है?
टेक्सा है। आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम दे, वायरस, बैक्टीरिया, वो सब चीज़ एक टेक्सा इंट्रोड्यूस करती है ना। और जो इसकी स्टडी करनी होती है उसे हम क्या बोलेंगे, टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में अलग अलग कैरेक्टर्स देखते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसे क्लासीफाई करते हैं, उसे एक नाम देते हैं, इसे बोलते हैं हम टेक्सोनोमी। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये टेक्सा वर्ड क्लियर हो गया, टेक्सोनोमी वर्ड क्लियर हो गया। टेक्सोनोमी के फादर कौन थे, कैरोलस लिनियस, है ना। तो अभी यहाँ पे एक दूसरा वर्ड आता है हमारे सामने, क्या, टोटोनिम। ये टोटोनिम क्या होता है भाई, ये टोटोनिम आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन रेफरेंस बुक में कई बार देते हैं। अब आप डिपेंड ऑन आप कौन से रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं। तो जो टोटोनिम होता है ना, उसका मतलब क्या होता है कि ये देखो, यहाँ पे हमने देखा था साइंटिफिक नेम, है ना। तो यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम देखा था, यहाँ पे देखिए ये वीट का क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। तो यहाँ पे जीनस और स्पीसीज दोनों के नाम अलग अलग है ना। पर यहाँ पे इसका तो देखो, टोटोनिम वो होता है कि जिसका जेनेरिक नेम और स्पीसीज नेम दोनों क्या हो, सेम हो। जेनरिक नेम, स्पीसीज नेम दोनों क्या हो, अगर वो सेम है तो उसे बोलेंगे हम टोटोनिम। अगर ये बाई चांस नीट में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जेनरिक नेम और स्पीसीज नेम अगर सेम है तो उसे क्या बोलेंगे हम, टोटोनिम, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि इंडियन कोबरा है, उसका नाम है नाजा नाजा, है ना। एप्पल है, उसका नाम है मेलिस मेलिस, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए ये जो इंडियन कोबरा है जिसका नाम है नाजा नाजा, तो ये यहाँ पे देखिए साइंटिफिक नेम के जो रूल है वो फॉलो हो रहे हैं। सबसे पहले उसका फर्स्ट जो लेटर है वो हमने कैसे लिखा है, कैपिटल, दूसरा स्मॉल, है ना। अब यहाँ पे इटैलिक्स लिखना चाहिए क्योंकि ये टाइप किया है, लेकिन ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें इटैलिक्स नहीं हो रहे थे, पर इसे इटैलिक्स में लिखना होता है। अब इसके नीचे अंडरलाइन क्यों नहीं है, क्योंकि ये टाइप किया है मैंने, इसे हैंड रिटन नहीं लिखा, इसीलिए मैंने इसके नीचे अंडरलाइन जो है वो नहीं करी, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये एप्पल का नाम है मेलिस मेलिस, इंडियन कोबरा का नाम है नाजा नाजा, लेकिन यहाँ पे जो ICZN और ICBN है वो बहुत बड़ा डिफरेंस करता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने नाजा नाजा को एडप्ट कर लिया, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया कि ICZN जो है उन्होंने ये नाम एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो ICBN है जो प्लांट्स का नाम देते हैं, उस संस्था ने इस मेलिस मेलिस को एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। तो यहाँ पे ये डिफरेंस होता है कि ICZN है वो टोटोनिम को एक्सेप्ट करते हैं, ICBN टोटोनिम को एक्सेप्ट करते नहीं है ना। अब चलिए, अब क्या बाकी है, ये टोटोनिम भी हो गया, आपने टेक्सोनोमी पढ़ ली। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे आपको नाम याद ही रखने हैं, उसका कोई भी तोड़ इलाज नहीं है। जितनी बार ज़्यादा पढ़ोगे, जितनी बार लिखोगे, तो आपको रूल्स और साइंटिफिक नेम दोनों याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमने देखा कि भाई टेक्सोनोमी ना, टेक्सोनोमी क्या होता है कि हमारे पास कोई नई स्पीसीज़ मिली, हम उसका नाम रख रहे हैं, तो ये जो पूरा हम एक सिस्टम से उसका नाम रख रहे हैं, पूरे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो पूरी चेन है ना, कि उसके मिलने से उसका नाम रखने तक की जो पूरी चेन है, वो प्रोसीजर क्या होती है, उस प्रोसीजर को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस प्रोसीजर को बोलते हैं मैम टेक्सोनोमी। अब यहाँ पे दो तरह की टेक्सोनोमी है ना, एक टेक्सोनोमी जो है वो है हमारे पास क्लासिकल टेक्सोनोमी, और दूसरी जो है वो है मॉडर्न। अब देखो भाई, ऐसा तो नहीं है कि नाम हम ही नाम रख रहे हैं, या ICBN ICZN आया उसके बाद नाम रखने शुरू किए, नहीं। स्पीसीज़ तो आज से 100-200 साल पहले भी उनके नाम थे ही, लेकिन पहले के जो लोग थे वो उसे अपने यूज़ के हिसाब से उनका नाम रखते थे कि भाई चलो हमारे जो मानो कि कोई
जो पहले का इंसान है वो जंगल में गया और उसने कोई नया फल देखा कि भाई इसे खा सकते हैं या नहीं, ये यूज़ में आ रहा है या नहीं, है ना। तो उसने पहले मानो कि कोई अमरूद खाया होगा, तो उसे जो नई स्पीसीज़ मिली वो उसे अमरूद के जैसी दिख रही है। तो उसे इतना पता चल गया कि इसे खाने के लायक है, अमरूद जैसी उसमें से स्मेल आ रही है, मतलब ये जहरीला नहीं है ना। तो उसने क्या किया कि जो नया उसे जो फल मिला ना, वो उसे एक्सटर्नल फीचर्स देख के, उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख के उसने उसका ऐसा अमरूद का ऐसा सेम ऐसा रख दिया कि भाई ये अलग जाति का अमरूद है ना। तो उसने क्या किया, एक्सटर्नल फीचर्स ही देखेंगे, उसके अंदर का कुछ नहीं देखा, है ना। तो जो क्लासिकल टेक्सोनोमी है, जो पहले के लोग यूज़ करते थे, उसमें क्या होता है, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर देखो, मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखो। लेकिन आज के ज़माने में जो मॉडर्न टेक्सोनोमी है ना, जो मॉडर्न टेक्सोनोमी है ना, जो मॉडर्न टेक्सोनोमी वो इस रूल को फॉलो नहीं करती, मतलब करती है पर उसने कुछ अपने भी रूल्स बनाए हैं ना, कुछ अलग अलग फीचर्स कि भाई चलो मॉडर्न है तो कुछ अपग्रेड करो, है ना, अपग्रेड करो कि चलो मॉर्फोलॉजी देखो, पर उसके साथ क्या देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखो, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखो। उसके बाद क्या करो, उसकी साइटोलॉजी भी देखो कि भाई साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है उसका, जो साइटोलॉजिकल, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, तो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो भी देखो। डेवलपमेंट जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो भी लो कि उसका जो ग्रोथ है वो कैसे हो रही है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, है ना, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब उसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, हमें वो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी हमें चाहिए। उसकी रिप्रोडक्टिव फीचर्स क्या है हम वो भी देखते हैं। आज के ज़माने में हम ये सब मिला के उसे एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया भाई, मॉडर्न टेक्सोनॉमी हो गई, है ना। हमने देखा क्लासिकल टेक्सोनॉमी और मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो अब जो हमारा लास्ट ये छोटा सा बचा है ना, वो है सिस्टमेटिक्स। अब देखो यहाँ पे ये टेक्सोनॉमी मैंने अलग अलग जगह अलग अलग से पढ़ाई, एक साथ नहीं पढ़ाई। क्यों, क्योंकि यहाँ लास्ट में उसका सिंक हो रहा था, है ना। अब आपको क्लासिकल टेक्सोनॉमी और मॉडर्न टेक्सोनॉमी आगे बढ़ा देती तो यहाँ थोड़ा रिलेट कर रहा था, इसलिए मैंने पीछे रखा। टेक्सोनॉमी में हमने सबसे पहले क्या देखा था कि टेक्सोनॉमी के जो 4 मेन पॉइंट है ना, जो उसके 4 बाहुबली पॉइंट्स, वो क्या है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, है ना। ये सब मिलके बनती है एक टेक्सोनॉमी, है ना। इस प्रोसीजर को बोलते हैं हम। तो उसके बाद देखिए, अब जो टेक्सोनॉमी है ना, उसमें हमने सिर्फ क्या क्या देखा, मॉर्फोलॉजी, उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, जो साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफो और रिप्रोडक्टिव फीचर्स है वो देखें। तो अब सिस्टमेटिक होता है ना, वो सिस्टम, सबसे पहले ये देखो, जो सिस्टमेटिक जो वर्ड है ना, वो सिस्टेमा वर्ड से आया है। और ये जो सिस्टेमा वर्ड है वो लैटिन वर्ड है ना। फिर से आई हमारी प्यारी प्यारी डेड लैंग्वेज, क्या, लैटिन, लैटिन से आया है सिस्टेमा वर्ड। और इसे डिस्कवर किसने किया था, हमारे प्यारे कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस कौन थे, फादर ऑफ बीएनएस या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, है ना। उन्होंने अपनी एक बुक है सिस्टेमा नेचरे करके, उन्होंने इसमें इसका उल्लेख किया था कि सिस्टेमा क्या होता है। सिस्टेमा मतलब सिस्टेमिक अरेंजमेंट, है ना। एक सिस्टम है वो एक आइडियल रूल फॉलो करती है ना, तो उसे बोलते हैं हम सिस्टेमा। और उसमें से नया वर्ड आ रहा है सिस्टमेटिक्स। अब सिस्टमेटिक्स क्या होता है भाई, सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज, है ना। तो अब यहाँ हम इसे आसान वर्ड में समझते हैं कि चलो भाई टेक्सोनॉमी तो हमें समझ में आ गया, है ना, कि टेक्सोनॉमी मुझे कोई नई स्पीसीज मिली तो मैं उसे तोड़ फोड़ मरोड़ के उसके फीचर्स देख के उसे एक कैटेगरी में रख दूंगी, है ना। पर मैंने उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो देखी नहीं। अब जैसे हम इंसान हैं तो एक माना जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन माना जाता है और साइंटिफिक कुछ प्रूफ भी है उसके कि भाई जो हम हमारे पूर्वज थे वो बंदर थे, है ना। तो ये क्या हो गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के पहले बंदर थे,
बंदर में से अभी जो मॉडर्न होमो सेपियंस है वो बने, है ना। इंसान का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस सेपियंस, है ना। तो वो उसका जो बंदर और हमारा जो रिलेशन है, हम उसे क्या बोलेंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है ना। तो जो नॉर्मल टेक्सोनॉमी मतलब उसके 4 जो क्राइटेरिया देख रहे थे वो, और प्लस इवोल्यूशनरी क्राइटेरिया, है ना, ये क्राइटेरिया हमने ऐड किया। तो हम ये सब कुछ देख के अगर किसी स्पीसीज़ को उसकी जो कैटेगरी में रख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया, हम सिस्टमेटिक्स, यही इसकी डेफिनेशन है। सिस्टमेटिक्स का मतलब टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज, है ना, कि एक स्पीसीज और दूसरी स्पीसीज में कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, अगर है तो वो सिस्टमेटिक्स में जाता है ना। तो यहाँ हमने आपके चैप्टर्स के जितने भी आईएमपी वर्ड्स थे वो पढ़ लिए, कोई भी मैंने एक भी वर्ड छोड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये जो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और आप टेक्स्ट बुक देख लीजिए कि कुछ भी बाकी नहीं है। सबसे पहले हमने ये इंट्रो पढ़ा, उसके बाद डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितने नंबर है उसका, कितने नंबर में बायोडाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में। तो 1.7 to 1.8 मिलियन ये आईएमपी है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने यहाँ पे देखा लोकल नेम से जो कन्फ्यूजन होती है, इसका सॉल्यूशन हमने निकाला। साइंटिफिक नेम किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, है ना। उसमें क्या क्या होता है भाई, फर्स्ट हाफ जीनस होता है, सेकेंड हाफ जो है हमारी स्पीसीज होती है, उसके रूल्स हमने यहाँ पे पढ़े। उसके बाद हाँ, टेक्सोनोमी टेक्सा पढ़ा। उसके बाद जो टेक्सोनोमी है उसके 4 बाहुबली पॉइंट्स, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन। उसका आपको यही ऑर्डर याद रखना है ना, जो यहाँ पे लिखा है ये वाला, कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, यही उसका ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर है, आइडियल ऑर्डर है टेक्सोनोमी का। उसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई, हाँ, यहाँ पे साइंटिफिक नेम जो है वो कौन देता है, आईसीबीएन आईसीजेडएन नाम की जो संस्थाएं है वो देती है। उसके अलावा 3 हमने और आईसीबीएन आईसी बेकेन वो पढ़ा। कल्टीवेटेड प्लांट्स का कौन नाम देता है वो पढ़ा। तो टोटल 5 संस्था है, वो आपको याद रखने बहुत ईजी है, इतना रॉकेट साइंस है नहीं। और इसके बाद टेक्सोनोमी, ये सब कुछ पढ़ लिया, कुछ भी रह नहीं रहा। और लास्ट में सिस्टमेटिक्स, जो किसने यूज़ किया था सबसे पहले वर्ड, वो है हमारे कैरोलस लीनियस, है ना। और उसमें क्या देखते हैं हम, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है उसका फर्स्ट हाफ कंप्लीट होता है, और मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं वो आपको याद करने हैं, है ना। जितनी ज़्यादा बार लिखोगे उतना आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है उसका फर्स्ट हाफ कंप्लीट होता है। इसमें जो आईएमपी चीज़ थी वो मैंने आपको पीछे पीडीएफ में डाल दी है, आप उतना ही पढ़े, ज़्यादा जो अपने दिमाग को है वो पूरा ना भरे कि भाई हम मुझे एक एक लाइन याद रहे, है ना। इसके इस पूरी लाइन याद रहे, इससे अच्छा है कि आप उसका मतलब समझो। ये आपको लॉन्ग टाइम पे आपकी जो मेमोरी है वो शार्प करती है ना। और आपको कभी भी पूछेंगे तो अगर आपको मतलब पता होगा तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो, अगर आपने रट्टा मारा होगा ना तो वो कहीं ना कहीं तो नुकसानकारक है। तो अब आपका जो आईएमपी जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि वो पूरे बायोलॉजी का बेस है। अगर आपको वो याद रहा तो बायोलॉजी बहुत ही इजी हो जाएगी। तो इसी के साथ ये पार्ट हम ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। तो अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।